बात तो वही कह रहे हैं जो हम भी जानते हैं, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता, क्योंकि इससे सिर्फ ये है कि आप मिलान करना सीखोगे। अंग्रेजी में ये है, इसका हिंदी में ये अर्थ होता है, इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता चलता है। तो आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इसके पीछे क्या कर रहे हैं। तो वहां जैसे एक्सटिंग्विश का लिखा हुआ मिल जाएगा, when there is a fire and if you want to put out it you must use extinguish। तो वहां लिखा होता है कि जब आग लगती है उसको बुझाने के लिए जिस कप की जरूरत होती है वो एक्सटिंग्विश होता है। तो ऐसे वर्ड पावर जो है वो अच्छा इंप्रूव होता है। इस तरह से और भी कई तरीके हैं शब्दों को जल्दी याद करने के। जैसे एक बहुत अच्छा मेथड है रूट मेथड, वो भी हम फॉलो करेंगे ताकि हमारी वोकैबुलरी जो है जल्दी से बढ़ जाए, ज़्यादा याद हुए और ज़्यादा देर तक हमें याद हो। इस तरह की कुछ टेक्निक्स भी हम अपनाएंगे। अब 100 बात की ये बात है कि भाषा केवल शब्दों पर नहीं टिकती है, लैंग्वेज में और भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। उनमें एक एलिमेंट ये भी होता है कि आपके पास मुहावरे की भाषा भी होनी चाहिए। किताबों में, अखबारों में, बोलचाल में कई बार मुहावरों का प्रयोग होता है, हमें नॉलेज में नहीं होता, तो हमें समय समय पर उन्हें भी सीखना पड़ता है। तो आप जब बात कर रहे हो और कोई मुहावरा आ जाए आपकी सोच में, तो आप देखें ये मुहावरा अंग्रेजी में क्या होता है। तो इस तरह से करके आप सोच बढ़ाओगे, इससे थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है और फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। क्योंकि देखो जहाँ चाह है वहाँ राह है, सोचेंगे तो होगा। आपने किसी दिन बैठ के सोचा होगा काश कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अंग्रेजी बोलना सिखा दे, या मन में बात आई कि काश मैं भी अंग्रेजी बोलूं। तो रास्ता मिला, कोशिश करेंगे, चलेंगे आगे, मंजिल भी मिल जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि चाह होगी तो राह है। जबरदस्ती किसी को भाषा सिखा नहीं सकते आप, तो हम भी यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपने बोलना ही बोलना है, सीखना ही सीखना, पॉसिबल ही नहीं, किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल सकते हैं। इस तरह से मुहावरों के अलावा कभी कभी कहावतें की भी प्रयोग होती है। जाने अनजाने हम कई कहावतें बोल जाते हैं, हिंदी में, मारवाड़ी में, अंग्रेजी में भी है। कुछ एक तो हमें ध्यान में होती है, लेकिन बहुत सारी हमें ध्यान में नहीं होती, तो हमें समय समय पर उनको भी सीखना पड़ेगा। कुल मिलाकर इनको हम सब्जेक्ट वाइज नहीं सीख सकते, इन्हें लेसन बना के नहीं सीख सकते। उनमें ये होता है कि आज याद है कल भूल जाते हैं। सबसे बेस्ट मेथड यही है, आप जो है उसको प्रैक्टिकल करिए, एक माहौल में रहिए, बातों को कोशिश करिए और धीरे धीरे आपके सामने वो चीज़ें आगे चली जाएंगी। आइए हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक सिचुएशन बनाते हैं कि कई बार हम फेस करते हैं जहाँ काम कोई हो रहा होता है। देखो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम कहेंगे एक्शन और दूसरे को हम कहेंगे नो एक्शन। अच्छा, हमारी क्लास में जो भी अंग्रेजी है वो सब आपके लिए है, मतलब आपने सुनना है और बोलना है, सुनना है बोलना है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा एक्शन, नो एक्शन, एक्शन, नो एक्शन। अब इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं, ये दोनों टर्म है क्या। एक्शन मतलब काम, जैसे लिखना, पढ़ना, आना जाना, खाना, ये सब क्या है, एक्शन। कई बार हमारे मुंह से वो सेंटेंस भी निकलते हैं जिनमें एक्शन होती ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ आज गर्मी है, तो गर्मी होना कोई काम थोड़ी है। अगर मैं कहूँ ये एक मार्कर है, मार्कर होना कोई काम है। हमने किसी के बारे में कहा भाई टीचर है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, वो मोटा है, वो चोर है, ये सारे सेंटेंसेस तो बोल ही रहे, लेकिन इनमें काम तो है ही नहीं, इसलिए उनको हम नो एक्शन की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे बात समझना आपको। हम जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें एक्शन होते हैं, जो काम से जुड़े हुए हैं।
अब उसमें एक सिचुएशन क्रिएट क्या होती है कि जब कभी भी कोई काम अगर हो रहा है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सीख रहे हो, तो जो भी काम हो रहा है तो आपको बिना सोचे समझे इसमें आईएनजी लगा देना है। सबसे पहला काम ये है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई काम हो रहा है तो करने वाला भी होता है। करने वाले को हम और आप सब्जेक्ट के नाम से पढ़े हैं। सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सिंगुलर में आप ही, इट या किसी एक नाम को यूज कर सकते हो। फादर, मदर, सिस्टर, जो भी आप यूज करना चाहें, राम, श्याम, जो भी। प्लूरल में बेसिकली आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा जो भी हो उन्हें प्लूरल में यूज करना होता है। ये नॉर्मली फिक्स है। इनमें से जो आय है ये अपवाद है। अपवाद को एक्सेप्शन, 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 एक्सेप्शन माना जाता है। हिंदी में कहे तो अपवाद। तो हमें खाली हिंदी अक्षर का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन कहते किसे, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा हर परिवार में एक व्यक्ति पूरे परिवार से थोड़ा अलग होता है। वो जो अलग व्यक्ति है उसे ही एक्सेप्शन कहा गया है। बात समझ आ रही है? इस पूरे परिवार में सारे प्लूरल है, लेकिन आय क्या है? क्यों है? क्योंकि ये वो शब्द है, ये वो सब्जेक्ट है जो कभी सिंगुलर भी बनता है और कभी कभी ये न्यूट्रल होता है। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम बोलते हैं आई वॉज। हम अक्सर पढ़ते हैं कि सिंगुलर में हमेशा वॉज यूज होता है। तो अभी आई जो है इस केस में सिंगुलर बना हुआ है। हम कई बार यूं पढ़ते हैं कि आई के साथ एन यूज करेंगे, मतलब उस दिन वो ना इस के साथ होता है और ना आर के साथ होता है। इस तो सिंगुलर में आता है और आर प्लूरल में आता है। तो ना वो सिंगुलर का साथ होता है ना वो प्लूरल का साथ होता है, बिल्कुल अलग, न्यूट्रल। और कई सारे केसेस में वो प्लूरल में होता है, जैसे आपको मैंने पढ़ा रखा है आई हैव, तो ये प्लूरल में यूज करना होता है। तो आई एक अपवाद है, कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है और कभी न्यूट्रल होता है, इसलिए इसे एक्सेप्शन कहा गया है। लेकिन आप ये ध्यान रखें मोस्ट ऑफ द टाइम ये आई प्लूरल ही होता है। कि मान लें कि 90% ये प्लूरल है और 10% ये न्यूट्रल और सिंगुलर होता है, बाकी तो आई प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अब हम ये जान गए हैं कि सब्जेक्ट में नॉर्मली सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, और हमें ये पता है कि जब कोई काम हो रहा है तो एक्शन में आईएनजी लगता है। हमें जरूरत होती है वाक्य बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट में। बिना सब्जेक्ट के आप वाक्य बना नहीं सकते, इसलिए हम एक सब्जेक्ट को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को यूज कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई काम है जो हो रहा है, करने वाला भी आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम अभी हो रहा है या ये पहले हो रहा था या ये फ्यूचर में हो रहा होगा। हमें तो नहीं पता, क्योंकि ऐसी बात तो कहीं नोट की नहीं है, कहीं लिखी भी है नहीं। यहाँ आईएनजी दे रखा है, हो रहा है, कब हो रहा है नहीं पता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम रखा हेल्पिंग वर्ब्स। क्या नाम रखा? तो यहां से हमें आइडिया होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे वाक्य में जो टेंस होता है उसका टाइम बताता है। यानी जो काम है वो कौन से समय से रिलेटेड है उसको बताने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां आई के साथ लिखता हूं एम, तो ये एक वाक्य भी बना रहा है, यानी वाक्य कंप्लीट हो रहा है और ये बात समझ में आ रही है कि ये काम किस समय में हो रहा है। ठीक, अगर मैं यहां से एम हटा देता हूं और यहां यूज करता हूं वॉस, तो वाक्य में परिवर्तन हो गया।
देखा जाए तो बदला कुछ भी नहीं है सिवाय हेल्पिंग वर्ब के, और एक हेल्पिंग वर्ब के बदलने से वाक्य वही है, उसका समय बदल गया। जो हो रहा है वो हो रहा बदल गया, समय चेंज हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, टाइम ऑफ टेंस को बताता है, यानी टेंस के टाइम को बताता है। बात सुनना रही है? तो आप ये ध्यान रखें, जब भी टेंस की बात आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ एक हेल्पिंग वर्ब जबान पे है, जैसे ये इज़ेमार, ये बड़ी जबान पे बैठी हुई है, हम हर वाक्य में जाने अनजाने इनका प्रयोग कर जाते हैं, जबकि इनका तो एक पर्टिकुलर समय जब होता है तभी इसका इस्तेमाल होता है। तो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना चाहिए। और ये मान के चलिए कि अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाते या अंग्रेजी में दिक्कत है तो इन्हीं कम वक्तों की वजह से, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स ने ही हमारी अंग्रेजी को बिगाड़ रखा है। खराब जो अंग्रेजी हुई है वो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के चक्कर में हुई है। इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आइए हम समझ के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना कि जब कोई काम हो रहा है तो या तो आप वर्तमान में हैं, इज़ेमार का यूज करिए, और अगर आपको लगता है ये काम अभी हो नहीं रहा है, ये तो इस समय पहले हो रहा था, तो आप वहां इज़ेमार हटा के वॉज वर्ब का यूज करिएगा। अब आप बोलें तो बोलने से बोलना आ जाता है, एक आदत बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी से कहूँ मैं सो रहा था, शी सो रही थी, ही सो रहा था, राम सो रहा था, फादर सो रहे थे, फादर जा रहे थे, मदर जा रही थी, मदर कुक कर रही थी, मैं कुक कर रहा था, मैं कुक कर रहा हूँ, मैं कुक नहीं कर रहा, दे कुक कर रहे हैं, कर रहे हैं मतलब वर्तमान में है ना, तो दे आर, दे कुक नहीं कर रहे हैं, दे कुक कर रहे थे। अब चेंज हो रहा है समय। अब देखिए, अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे तो याद ही नहीं रहता है कहाँ बहुत लगता है कहाँ बर लगता है, तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था एक छोटा सा फॉर्मूला, एसएस फॉर्मूला। ये इतना तो याद रहता है एसएस। एसएस फॉर्मूला क्या है वो जाने। एस का मतलब है सिंगुलर, सिंगुलर आपको पता है ये सारी है, शी ही हिम। और जो सेकंड एस है ये कह रहा है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका लास्ट लेटर हमेशा एस ही होता है। तो आप ये समझ लें कि सिंगुलर जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का लास्ट लेटर में हमेशा क्या होना चाहिए। तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर के लिए ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा शी तो हम नॉर्मली यूज करते हैं इस, तो आप देख रहे हो इसका लास्ट लेटर क्या है। मान लो मैं शी वॉश कर दूं और आपसे एक ऑप्शन के रूप में पूछूं वर्ब, इन दोनों में से कौन सा राइट है। स्टूडेंट कह रही है वॉश, क्योंकि आपको क्या नजर आ रहा है। सिमिलरली आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो है में, अब आप बताएं कौन से वर्ड में एस लिखा है, में लिखा है, तो शी हैज होता है। सपोज करिए आगे चलकर आपने और डू डज को पढ़ना है, अब आप इसमें बताइए एस कहाँ है, डज में एस है। तो आप इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो खाली इतना सा याद रखना, एसएस सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब का लास्ट लेटर क्या होता है, एस होता है। तो ये इजी बन जाता है याद करना, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि हम शी की बात कर रहे और हमें ये याद नहीं कि वॉश लगाना है कि वर्ब लगाना है। तो आपको पता है शी तो सिंगुलर है, अब आपको बताओ वॉश आएगा कि वर्ब आएगा, ऑब्वियसली एस इसी में है तो वॉश लगाना पड़ेगा, ठीक। और जब ये जानकारी हो जाए कि हाँ भी पता है वॉश कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा, तो आप चाहिए हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसलिए कि वो आदत बनाती है, और आदत बनने के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो आइए थोड़ी आदत बनवा देता हूँ आपकी।
तो जब भी प्रॉब्लम हो इस तरह से प्रैक्टिस करें और आदत बना लें। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करना, आई वॉज, she was, he was, it was, I was, she was, he was, it was। थोड़ा फ्लो बढ़ाऊंगा, I was, she was, he was, it was। एक बार और बोलूं, क्लियर है? हमारे प्लूरल में you were, they were, we were, you were, they were, we were, you were, they were, we were। ठीक है, अब थोड़ा फ्लो में बोलेंगे, you were, they were, we were। I was, she was, he was, they was, we were, they were, we were, she were, चले, she was, he was, they was। अगर भूल जाए तो हस्बैंड के छोटे भाई को याद रखना, प्रॉब्लम ही करना है ना। गलती भी हो जाए, गलती होना कोई जुर्म नहीं है, होना नहीं है, इंसान है, गलतियां होती हैं। हाँ, ये है कि आप गलतियों से सीखें कि हाँ यहाँ गलती हुई है, अगली बार ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। सही इंसान तो वही होता है। और अच्छी बात ये भी है कि जब गलती हो और आपको लगे हाँ गलती हुई है, तो आप ये बात कहने का हिम्मत भी रखें कि हाँ मुझसे गलती हुई है। मान लो आपको कभी इंग्लिश में ये बोलना मुझसे गलती हुई है, तो आप उस दिन बोलना आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। नहीं, हम गलत नहीं किए। जैसे इंसान है, आपसे गलती हो गई और आपको लग रहा है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करना चाह रहा हूँ, तो कई बार आपने सुना होगा लोग ऐसा बोलते हैं हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, चलो मैं मानता हूँ। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है। बाकी तरीके तो हजार हैं। अगर आप ये भी बोलेंगे इट्स माय फॉल्ट, तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो सीखें जो हमें ध्यान में नहीं है। ठीक, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए वापस अपने टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको यूँ लगे कि वो काम हो नहीं रहा, हो रहा था, तो आप हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखें। वहाँ यूज करेंगे was, were, was, were, was। ठीक है, और ध्यान रखना है सिंगुलर में was, प्लूरल में और उस समय आय जो है वो was बनेगा, मतलब was के साथ रहेगा। तो इस तरह से एक आदत डाल के रखेंगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो आदत डला रहा था मैं आपको, एक बार और कर रहे हैं। I was, she was, he was, they were, you were, we were। इस बार तो कोई गलती नहीं हुई है, सबको क्लियर भी हो गया। अब थोड़ा पास करूंगा, एक बार करके दिखाना है इसे, इससे पता चलेगा कि आपको आदत है कि नहीं। I was, she was, he was, they were, you were, we were। अगर हुआ है तो आदत हो गई आपको, और अगर अभी भी कहीं अटक गए, भूल गए, इसका मतलब अभी आदत में आप नहीं है। याद रखना, बोलने से ही सीख पाओगे। हमारी क्लास में कोई जादू नहीं है कि आप देखेंगे और जादू सीख गए। ये मजा नहीं है, ये आपके भविष्य की बातें हैं, आपको फायदा देने की चीज है। इसलिए बोलने की मेहनत है और सब करेंगे। एक बार वापस करके दिखा रहा हूँ। I was, she was, he was, they were, you were, we were। तो अपने आप को चेक करने का ये तरीका है। I was, she was, he was, they were, you were, we were। तो ये आदत डालें। और इससे दूसरी चीज, कई बार ये होता है कि हमें ये रियलाइज होता है कि हम थोड़ा बोलते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम थकान हो जाती है, सर में दर्द भी होने लग जाता है कई बार। और कई लोग तो कहते हैं सर इंग्लिश बोलने पर पता नहीं क्या होता है, चक्कर आने लग जाता है। तो इसका एक कारण ये है कि आपका स्टेमिना जो है वो बहुत कमजोर है। कई बार बोलते हैं दम, वो अंग्रेजी बोलने का दम नहीं है आप, तो आपको दम तो भरना पड़ता है। अब ये दम बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज है तो वो बोलने की एक्सरसाइज है, और वो कैसे होती है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ।
अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य बने हैं जो देखने में बड़े सरल हैं और उनको लगातार बोलने से वो स्टैमिना बढ़ता है। जैसे एक छोटा सा वाक्य है, उसको पढ़ते हैं। स्टैमिना बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं वो बता रहा हूँ। ये हल्का सा सेंटेंस है, हल्के हल्के शब्द है इसमें, इन्हें आप बार बार बोलते हैं, बोलने की स्पीड बढ़ती है और आगे आपको दिक्कत नहीं आती। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट जैसे ही बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जुबान फिसल जाती है, बोल ही नहीं पाते, थकान हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम का समाधान है। I scream, you scream, we all scream, for I scream, I scream, you scream, we all scream, for I scream, I scream, you scream, we all scream, for I scream, I scream, you scream, we all scream, for I scream। अब कैसे आप बार बार बोले और बिना देखकर बोलिए, अपने आप को टारगेट दे दिए, छोटे छोटे चैलेंज दें अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ कि नहीं। बिना सांस तोड़े क्या मैं इसे 5 बार बोल सकता हूँ? ट्राई करके देखेंगे। राइट, स्टार्ट। I scream, you scream, you scream, for I scream, I scream, you scream, you scream, for I scream, I scream, you scream, you scream, I scream, I scream, you scream, you scream, for I scream, I scream, you scream, you scream, for I scream। तो सांस नहीं तोड़ना, बिना सांस छोड़े बोलना, यानी एक ही सांस में बोलते हैं, एक ही सांस में, लेकिन 5 बार नहीं बोली इसका, समझ रहे हैं? एक ही सांस में। तो इससे क्या होता है, स्टैमिना में बढ़ोतरी होती है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी में, बहुत सारे वाक्य हैं जिसे हम कहते हैं, इससे कई फायदे होते हैं। तो आप इस तरह से छोटे छोटे वाक्य की प्रैक्टिस करें, आदत डालें। और इसके अलावा शुरुआत तौर पर आपको लगता है कि बड़े सेंटेंस मुझसे नहीं बोले जाते, तो आप 2 वर्ड के वाक्य, 3 वर्ड के वाक्य वो बोला करें, तो आपको बोलने का पहले एक आदत बनेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटे छोटे सेंटेंस आपको आदत में डलाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैं क्या बोलता हूँ, मैं जा रहा था, बहुत 3 वर्ड का तो वाक्य है, आई वाज गोइंग। इसलिए कि आपका स्टेमिना बढ़ाएं। जब आपको बोलने की आदत हो जाएगी फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कल आपने क्लास में देखा होगा, हम बहुत कुछ बोले जा रहे थे, तो उस तरह से बहुत सारी बातें हमारे क्लास में आती रहेंगी। तो आई थिंक अभी वॉइस वर्ड वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ आपको? yes, sir। तो ये ध्यान रखें, जब भी कोई काम हो रहा है तो 2 परिस्थितियां आपके सामने आती है, या तो वो काम अभी हो रहा है और या वो काम कुछ देर पहले हो रहा था। yes, sir। अब किताबों में कुछ ऐसे हिंट होते हैं जिनके माध्यम से हम उन्हें समझ पाते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस में लिखा हुआ लुक, तो आप इस वर्ड को देखकर समझ सकते हैं कि ये काम कोई अभी हो रहा है। एक इंसान तभी आपसे कहता है ना, देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, तभी तो आपको कहा लुक, समझ रहे हैं? तो ये एक हिंट है और ये कहीं ना कहीं हर वाक्य में मिलता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ इसमें कौन सा टेंस यूज करना है। उसी तरह से मान लो कई बार लिखा होता है नाउ, अभी, तो इस वर्ड से समझ में आ जाता है यहाँ जो काम है वो अभी की बात हो रही है। ऐसे ही वर्ड लिखा हुआ मिलता है कई बार हमको these days, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इन दिनों, है ना? जैसे आप इन दिनों तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आपको सेंटेंस में मान लीजिए लिखा आई डैश 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 इंग्लिश these days और ब्रैकेट में दिया लर्न, तो आपने जैसे ही देखा these days लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर काम ये हो रहा है। अब आप तुरंत जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और जो काम अभी हो रहा हो वहाँ इज वर्ब लगाना और आईएनजी तो लगेगा, तो आप तुरंत वहाँ यूज करेंगे आई एम लर्निंग, बाकी सब लिखा हुआ है। समझ रहे बात?
तो हर वाक्य में कुछ ना कुछ ऐसा दे रखा होता है किताबों में, क्योंकि किताब तो बोलती नहीं, हम लिखकर आपको इशारा देते हैं कि इसमें कौन सा टेंस भरना है। हमारी जो प्रॉब्लम है अंग्रेजी को लेकर वो ये कि हम हिंदी से मिला मिला के सीखें। अब अंग्रेजी भी लिखा है तो हम उसका हिंदी बनाते हैं दिमाग में और फिर उसको अंग्रेजी में सोचते हैं कि इसमें कौन सा टेंस लिखेंगे। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि हमेशा बात को समझें, देखें कि कौन सी बात को क्यों यूज करते हैं, तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा। तो आई थिंक वॉज पर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जिसको है वो वापस हाथ खड़ा कर सकता है। तो मैं याद दिला दूं, ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किए हैं, इनमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। इनमें से 3 इज, एम, आर प्रेजेंट में काम हो रहा है तो, और वॉज, वर वो काम अगर पास में हो रहा, समझ में आ गई? तो आप यू दिमाग में बिठा लें कि 5 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, फिक्स। इनमें आईएनजी का प्रयोग करना है, फिक्स है, ठीक है? जाने अनजाने आपके मुंह से निकल जाए इज, एम, आर, वॉज, वर, आईएनजी जरूर लगा, ताकि कम से कम वाक्य तो गलत नहीं हो। यहाँ पे बात समझ में आ गई? अब बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं, सर कभी कभी हम देखते हैं ना, वहाँ लिखा हुआ होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, लेकिन आईएनजी लिखा हुआ ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ सोच रहे हैं, इट वॉज डार्क, जैसे किताब पढ़ रहे हैं वहाँ लिखा इट वॉज, अब यहाँ आईएनजी तो लिखा हुआ ही नहीं, और आपने कहा कि सर अब इज, एम, आर, वॉज, वर आने पर आईएनजी लगता है। तो आप ये भी तो ध्यान रखें कि आईएनजी लगता है किसमें? एक्शन में, काम में लगता है। आप ये बताएं क्या ये वर्ड काम है? ये तो एक परिस्थिति है, एक कंडीशन है, समझ रहे हैं? अब चूंकि ये कोई एक्शन तो है ही नहीं, तो ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का है? ये नो एक्शन कैटेगरी है, और नो एक्शन कैटेगरी में कोई फॉर्म ही नहीं आती, समझ रहे हैं? नो एक्शन कैटेगरी में कोई फॉर्म नहीं आती, क्योंकि फॉर्म तो एक्शन की होती है। एक्शन को स्कूल में ग्रामर की किताबों ने वर्ब लिखा है, और फॉर्म तो वर्ब्स की होती है, तो वर्ब ही नहीं तो कहाँ से फॉर्म लाओगे? बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज ना होना, ये मत सोचना कि ऐसा होता है। चलो बेटा, बहुत देर से आप बात नहीं कर रहे। आई थिंक आप समझ में आ गया इज, एम, आर, वॉज, वर। अच्छा, इसके बाद एक और सिचुएशन मैंने आपको सिखाई कि सपोज करिए अगर कोई काम हो रहा है, जैसे ये थोड़ी देर पहले अभी पानी पी रही थी, प्रैक्टिकल कर रहे हैं बिल्कुल, तो मैं अगर ये सेंटेंस बनाऊं, ये पानी पी रही थी, तो शी वॉज ड्रिंकिंग, बना लिया। अब अगर आप इन्हें देखें तो क्या वो काम अभी हो रहा है? वो काम अब क्या हो गया? पास्ट नहीं हो चुका है ना, अभी रिसेंटली हुआ है। और रिसेंटली का मतलब मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो तो। जिन्हें ध्यान नहीं है वो वापस समझ लीजिएगा। रिसेंटली मतलब होता है वो काम जिसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे रिसेंटली माना जाता है। अब इन्होंने पानी पिया, प्यास बुझाई, सपोज करिए इन्हें अब कोई वापस पानी दे दे कि लो पी लो, तो ये क्या कहेंगे? अब नहीं, अब नहीं। क्या बोल रही है? ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि इनको पता है जो प्यास बुझानी थी वो हो चुकी है, अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो रिसेंटली का मतलब होता है वो काम जो कर लिया गया उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपका रिसेंट होता है। अब जाहिर सी बात है ये कोई आपके समझाएगा नहीं कि देखो बेटा ये काम रिसेंट में हुआ है, ये वाला टेंस काम में लेना है। ये तो आपकी सोच है। हर इंसान एक जैसे स्तर पे नहीं होता है। किसी को लगता है ये काम तो मेरा हो चुका है, मुझे तो करने की जरूरत है नहीं, और किसी को लगता है नहीं मेरा तो नहीं हुआ, तो वो अपना सेंटेंस बनाएगा, आप अपना बनाओ। तो एक जैसे सेंटेंस किसी के भी नहीं हो सकते। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए मुझे कब कौन सा सेंटेंस लेना है। अच्छा, अब ये परिस्थिति आ जाए
जहां पर जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसे नाम दिया था कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। आपको याद हो तो मैंने ये बताया था। और जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पर काम आपकी नजर में खत्म हो चुका है और आपको लग रहा है ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो वहां आप यूज करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब हैव, और सिंगुलर आने पर तो देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। अब यहाँ अगर गलती से इज एम आर ले लिए या वॉज वर ले लिए तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब से तो सारा खेल चल रहा है, वो तो आपको समय बताता है। अब एक बात और मैंने आपको सिखाई कि जब कभी भी कोई काम कंप्लीट हो चुका हो तो जो एक्शन है उसकी फॉर्म आएगी थर्ड। जो फॉर्म है वो कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। इससे पहले जो एक्शन थे उसमें फॉर्म क्या चल रही थी? आईएनजी। ठीक है, और इसमें कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब मैंने इसको प्रैक्टिकल भी आपको समझाया कि देखो हम और आप जाने अनजाने ऐसा करते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई काम दे दिया और कहा कि आप ये करें, मैं वापस आता हूँ। आने पर वो आपको इशारे से भी पूछ लेते हैं हाँ भी काम का क्या हुआ, तो आप कई बार ये अंगूठा दिखा के उसको इशारा करते हैं हाँ हो गया। और कई बार आप थोड़ा अंग्रेजी बोलने की आदत में होते हो तो ये वाला वर्ड बोलते हो डन, बोलते हैं अपन डन। तो जैसे ही डन वर्ड हमारे मुंह से निकलता है तो आप जरा सोचो ये डन कौन सी फॉर्म है? डू, डिड, थर्ड फॉर्म ही तो है। मतलब हम जाने अनजाने थर्ड फॉर्म ही तो लगा रहे हैं और यही तो बता रहे हैं भाई एक्शन कंप्लीट हो गया, अब करने की जरूरत है नहीं। तो ये इशारा है हमारे लिए कि थर्ड फॉर्म कब लगाना? जब वो काम हो चुका हो। यहाँ तो बात समझ में आती है। अब जाहिर सी बात है काम कंप्लीट हुआ है तो करने वाला भी कोई होगा, वो तो हमें ऑलरेडी आती है ऑलरेडी। अब यहाँ भी वही समस्या है, सर ये तो समझ में आ गया काम कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये काम अभी कंप्लीट हुआ या ये काम पहले कंप्लीट हुआ था? समस्या तो बनेगी। समझ आ रही है? आपने फी अभी जमा कराई या आपने पिछले साल जमा कराई थी, कैसे पता चलेगा? रिकॉर्ड पता ही नहीं चलेगा। अब ये आपको हेल्प कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब। कौन करेगा? क्योंकि उसका काम ही है समय बताना। अब समय की तो प्रॉब्लम आ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब आपकी सॉल्व कर देगा। अब आप जब कोई काम रिसेंट में कंप्लीट हुआ है तब तो क्या यूज करोगे? और आपको लग रहा है ये काम पहले खत्म हुआ था तो आप यूज करेंगे हैड। बात समझ आ रही? स्कूल में हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से पढ़ाते और इस वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस के नाम से। नाम से क्या होता है? नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूज। हैड सब में सिंगुलर प्लूरल सब में, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। बात समझ में आई? थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इन दोनों के डिफरेंस को एक और तरह से हम समझ सकते हैं। जब कोई काम ऑन टाइम पूरा होता है समय पर, तब तो आप ये मान के चले वो रिसेंट हुआ है ऑन टाइम। जैसे क्लास का टाइम था 9 बजे और 9 बजे आप यहाँ हैं, इसका मतलब आप ऑन टाइम ही आए हो, तो आपकी नजर में वो आप क्या हो गए? रिसेंट पास। आप जब भी बताओगे तो आप ऐसे ही कहेंगे आई हैव कम एट 9 o'clock, मैं 9 बजे आ चुका। समझ आ रही हो? सपोज करिए कई सारे लोग यहाँ सवेरे 8 बजे आ गए हो, आपको टाइम अनाउंस किया हुआ था 9 बजे, और आप इतने उत्साहित थे कि 8 बजे आए और यहाँ देखा ताला लगा, आपने हाथों हाथ कॉल किया सर को और सर जो है संडे होने की वजह से थोड़ा सो रहे थे। अब आपने उन्हें डिस्टर्ब किया और बोले कि सर ताला लगा हुआ है यहाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। आपने बुला लिया, अब इन्हें तो ध्यान नहीं उस समय, आई एम सॉरी मैं आता हूँ। और जब ये यहाँ आते हैं तो आप कहते सर ये क्या बात नहीं, आपने बुला लिया और लॉक दे रखा है, तो सर कहते हैं टाइम क्या हुआ बता? सर अभी सवा 8 बजे। टाइम क्या था? सर 9 बजे। तो तू तो टाइम से पहले आया, टाइम से पहले आया। अब चूंकि वो काम कंप्लीट तो हुआ है लेकिन समय से पहले हुआ।
अब आप जब किसी को बताएंगे ये सारी घटना, जो 9 बजे आया उसको तो ऐसे ही बताएंगे ना, मैं तो 8 बजे ही आ गया था, ऐसे ही बोलेंगे हिंदी में। अब वो अंग्रेजी में बोलते समय आपको जो हेल्पिंग वर्ब मदद करेगी वो कौन होगी? अब आप ऐसे ही बताओगे उसको, आई हैड कम एट 8 o'clock, लेकिन वो तो 9 बजे टाइम पर आया है, उसकी नजर में तो है तो है, और आपका क्या हो गया? है हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि काम कंप्लीट तो हुआ है, प्लेटफॉर्म तो लगेगी, लेकिन हुआ कब कंप्लीट है? वो टाइम अभी हुआ है तो है, यानी समय पर हुआ, समय से पहले ही हो गया। अंडरस्टूड इट? अब आते हैं इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि समझ में आना अलग बात है और बोलने से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस से आदत बनती है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस फिलहाल हैजर हैव की करते हैं, ताकि एक चीज आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, यानी टाइम आने पर अपने आप बोल लेंगे। तो आओ हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, वो काम जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड फॉर्म एक समस्या है, बहुत सारे बच्चों को वो थर्ड फॉर्म याद ही नहीं होती। तो मैंने कल आपको याद हो तो एक वीडियो दिखाया और कहा कि आप बोलते रहें। ऐसे हर रोज जो है मैं कुछ दिनों तक वो वीडियो दिखाऊंगा, ताकि आपकी हर रोज रिवीजन होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। कईयों को तो ऑलरेडी बहुत सारे उसमें से आते हैं, वो रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगी अपने आप ही। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। तो मुझे तो फॉर्म ही नहीं आती, अब मैं क्या करूं? प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। तो आओ थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। Go went gone, come came come, right brought written, see saw seen, think thought, buy bought, sell sold, break broken, tear जानते tear? tear एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, TEAR। बहुत सारे बच्चे से टीयर बोलते हैं, इसे टेयर बोलना, टेयर। हाँ? और आर तो वैसे भी आपको पता है, तो खाली ई ए का साउंड होता है, टेयर 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 टेयर, बस ऐसे ही बोलना होता है। और आप ऐसे बोलने की आदत बना लेते हैं ना, तो इससे फायदा ये होता है कि जब कोई सही अंग्रेजी बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो बोल क्या रहा है। वरना आपको तो अंग्रेजी की आदत है टीयर, और वो अंग्रेजी बोलने वाले बोलेगा टेयर, वो बोलेगा डोंट टेयर। और आपको डोंट तो सुनाई दे रहा है, लेकिन टेयर का पता ही नहीं चल रहा है। आप सोचते ये कोई नया वर्ड होगा, जबकि वो वर्ड तो वही है जो आप भी जानते हो। और ऐसा ही होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण से इस बात को समझे। हमें जब कोई चीज मालूम नहीं होती तो हमें स्कूलों में सिखाते हैं आई डू नॉट, इसको हमेशा बोलना नो, KNOW हमेशा नो। बहुत सारे बच्चे इसको भी ना हो पता नहीं क्या बोलते हैं, ध्यान लगे नो। तो ऐसे बोलना आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। हमें स्कूलों में ऐसे सिखाते हैं। दरअसल अगर इसी बात को एक अंग्रेज बोल रहा है या जो अच्छे अंग्रेजी जानते हैं वो बोल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो है डू नॉट नो, इसको ऐसे बोलते हैं आई जनाब जनाब जनाब। अब ये क्यों नहीं जनाब, खाली ड, आई जनाब आई जनाब आई जनाब और वो आई भी नहीं बोलते, क्योंकि बात तो खुद की कर रहे हैं। तो खरीदने वाले जनाब जनाब, अब हमें समझ में नहीं आता बोल क्या रहा। आपको कई बार सीरियल अंग्रेजी में या फिल्मों में ये वाला इस तरह से बोलते हैं, नहीं वाला जनाब, अब हमें पता ही नहीं चलता है बोल क्या रहा। उन्होंने क्या किया है, इसको एक ग्रुप बना दिया। उनकी नजर में ये पता है उनको कि ये जो डू नॉट है इसको मिला सकते हैं और मिला के इस तरह से इसको लिखते हैं। और हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं डोंट। अंग्रेज जो लास्ट में ट होता है वो नहीं बोलते, वो केवल इतना ही डॉन
डॉन, डॉन, डॉन। फिल्म का नाम भी है। डॉन नंबर 1। तो वो डोंट नहीं बोलते, डॉन पहली बात। अब ये जो वर्ड देख रहे हो नो, इसमें ना तो के की आवाज आती है और ना डब्ल्यू की आवाज आती है, तो ये नो ही तो हुआ। अब ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बात समझ आ रही? तो उन्होंने क्या किया है, इस तरह से इसको बना दिया। अब इसको पढ़ते हैं, जनाब 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 जनाब, इसलिए वो ऐसे ही बोलते हैं एंड ना। हमें समझ में नहीं आता। बात तो वही कह रहे हैं जो हम भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। चलिए, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। बात इसकी कर रहे हैं, इसका मतलब फाड़ना होता है, जैसे कागज है या और कोई ऐसी चीज जिसको आप फाड़ सकते हैं खींच के, वो आप बोलेंगे टेयर, चाहे वो कपड़ा होगा। ठीक, अब हम मान लीजिए कोई कपड़ा दिया है आपको और आप फाड़ दिए हैं, या कोई किताब आपने दी किसी को और वो किताब उसने फाड़ दी है, आपको मिली और आपने कहा मैंने तो अच्छी भली किताब दी थी, मेरी किताब तो एकदम ठीक थी, सही सलामत थी, और तुमने इसको, अब हम उसको कह रहे हैं तुमने इसको, तो हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि उसने काम ये कर दिया है। अब टेयर की थर्ड फॉर्म होती है टॉन, और आपको पता है आर आ गया, आर आई टॉन, टॉन, टॉन। अब हम उसको कह रहे हैं तूने फाड़ी है, यू हैव टॉन, यू हैव टॉन। शी ने फाड़ी है, शी हैज टॉन। ही ने फाड़ी है, नाम ले लो कि रहीम ने फाड़ी है, अब्दुल ने फाड़ी है, लतीफ ने फाड़ी है, सुंदर ने फाड़ी है, टप्पू ने फाड़ी है। इस तरह से जिसने भी फाड़ी आया समझ में? तो ये हैज और हैव क्यों लगाए हैं जब काम हो चुका है, मतलब इसमें थर्ड फॉर्म लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि जैसे इज एम आर वॉज वर होने पर आईएनजी लगता है, वैसे ही हैज और हैव हैड आने पर क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप अपने माइंड में ये बिठा लें कि जब भी हैज और हैव लगेगा, जब भी, और उसके बाद अगर फॉर्म आई तो वो हमेशा कौन से आएगी, फिक्स। आपको थर्ड फॉर्म आ नहीं रही, कोई बात नहीं, आप क्या करें, वर्ड के लास्ट में डी या ईडी लगाते हैं। याद रखें 80% शब्दों में वर्ब थर्ड फॉर्म डी और ईडी से ही बनती है। 20% है जो हम बोल के जरूरत आने पर सीख जाएंगे। तो आई थिंक ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपको। सेंटेंस तो मैंने 4 बता दिए वैसे आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट 2 हुए। पहला जब काम हो रहा हो, दूसरा जब वो काम हो चुका हो। ठीक है, उस दोनों में दो कॉन्सेप्ट हैं। समय का परिवर्तन, अगर वो वर्तमान में हो रहा है तो इज एम आर, और अगर वो पहले हो रहा था तो, ठीक है, अगर वो हुआ है अभी रिसेंटली हैज और हैव, और अगर वो समय से पहले हुआ हैड यूज करना। बस अंडरस्टूड इट। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन। मान लो आपको लगता है ये काम अभी हुआ नहीं है और ये फ्यूचर में होगा, और वो भी अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बस आपका इरादा है, इरादा है, और इरादे को दिखाने के लिए ही वर्ड आता है विल। विल का मतलब होता है इंटेंशन, इच्छा भी कहते हैं। और जाहिर सी बात है इसके पीछे भी लॉजिक है। हम और आप जानते हैं कि आने वाला समय किसी ने देखा नहीं, हम क्या जाने कल क्या होगा, हमें तो ये नहीं पता है अगले पल क्या होगा। सही है? तो इसीलिए कहा गया कि जब कभी भी ऐसी बात आपके मन में आए आने वाले समय से रिलेटेड, तो आपकी मदद जो है वो कौन करेगा? तो ये नया हेल्पिंग वर्ब आ गया, और इससे ये पता चल रहा है कि जब कोई काम इरादे में आते हैं जो आप फ्यूचर में करेंगे। अब फ्यूचर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अगला पल भी फ्यूचर है, एक महीने बाद का भी फ्यूचर है, अगला हफ्ता भी फ्यूचर है, एक सदी बाद भी फ्यूचर है।
कुल मिलाकर आने वाला हर समय क्या है? और जब भी उसकी कोई बात करनी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब इसमें आपको फिलहाल किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है, मतलब ना आपको आईएनजी लगाना है और ना आपको कुछ भी नहीं लगाना। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब रहा बात बोलने की, तो आप बोल सकते हैं अपनी इच्छा से। जैसे आपको लग रहा है कि अब इसके बाद है ना, क्लास के बाद मैं घर चला जाऊंगा, घर चली जाऊंगी, तो आप बोल सकते हैं आई विल गो होम, मैं मार्केट जाऊंगा, शी मार्केट जाएगी, शी बच्चों को पढ़ाएंगी, टीच चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो आप, आपकी इच्छा पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर एक दिक्कत जो अक्सर स्टूडेंट्स को आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने स्कूल में एक वर्ड पढ़ा है शेल, तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो आप इन दोनों का डिफरेंस जान लें, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, बाकी इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। ग्रामर कहती है कि आप फ्यूचर बना रहे हो, तो आई और बी सब्जेक्ट में शेल का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट में विल लगाएं। ठीक है, ग्रामर कहती है। यहाँ तक टीचर भी बताते हैं। अब बच्चों को एक आदत हो जाती है कि सर आई और बी में तो शेल आता है, आपने तो कहा आई विल गो, आपने तो बोला आई विल टीच, शेल तो बोल ही नहीं रहा नहीं। तो आप ये जान लें कि शेल क्यों लगता है, क्या कारण है। कहते हैं कि शेल तब लगता है जब आपका इरादा, इंटेंशन पुख्ता हो, और जब इरादा पुख्ता होता है तो उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखें, जब भी आप डिटर्मिनेशन शो करते हैं, हमने सुना होगा दृढ़ निश्चय। जब आप किसी बात को करने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं, एक संकल्प लेते हैं, तब आप वहां आई और बी में शेल का प्रयोग करेंगे। एक इरादा है तो आप विल यूज करेंगे, और इरादा पक्का है तो शेल लगाएं। अब नया सवाल ये मन में आता है कि सर फिर आई और बी में क्यों शेल, आई और बी में क्यों, दूसरों में भी तो हो सकता है। तो आप इसके पीछे का लॉजिक समझ लें। आप खुद सोचो, क्या आप किसी और का संकल्प ले सकते हो? संकल्प तो आप अपना ले सकते हो, गारंटी आप अपनी दे सकते हो। या हो सकता है आप एक टीम के सदस्य हो, आप अपना टीम का, आपके ग्रुप का संकल्प ले सकते हो, और किसी का थोड़ी ले सकते हो। इसीलिए ग्रामर ने कहा आई और बी में शेल लगा सकते हैं, बाकी अन्य में नहीं लगा सकते। समझ में आ रही है? तो ये संकल्प लगाते हैं, संकल्प की बात होती है तभी प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से हर काम में संकल्प की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप सोच रहे हैं कि अभी इसके बाद क्लास के बाद मैं घर जाके नहाऊंगा, तो आप क्या संकल्प लोगे इसके लिए? मैं हर हाल में घर जाके नहाऊंगा, ऐसे बोलेंगे? नहीं ना, ये तो एक इरादा है नॉर्मल, तो नॉर्मल बोलना पड़ेगा आई विल। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखें, हर बार आई और बी में शेल नहीं होता है, केवल तभी होगा जब आप क्या शो कर रहे हो, वरना नहीं। जैसे एक बार आपको याद हो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा, उसे पा के रहूंगा। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्यों? वो डिटर्मिनेशन था। ठीक है, आपने कई बार स्कूल में देखा होगा एक प्रेयर होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कुछ इस तरह से हम होंगे कामयाब, तो उसको आप अंग्रेजी में जब सुनेंगे तो लिखा होगा वी शैल ओवरकम। इरादा, पक्का इरादा, संकल्प। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो चुकी है, कहाँ विल लगना चाहिए और किस परिस्थिति में शैल लगाना चाहिए। तो आम तरह से सबके साथ विल लगाएं, और जब स्पेशल सिचुएशन बनती है जहाँ इरादा हो तो आई और बी वाले केस में शैल लगाएं, बाकी में नहीं लगाएं।
तो आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है। Yes, sir. विल हो या शैल हो, फॉर्म कौन सी आएगी? तो अब तक हमने टेंस के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 तरह की टेंस पढ़ ली। एक प्रेजेंट कंटिन्यू जो इज एम आर आईएनजी दिखाता है, एक पास्ट कंटिन्यू जो वॉज वर और आईएनजी होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट जो हैज और हैव थर्ड फॉर्म में आता है, एक पास्ट परफेक्ट जो हैड और थर्ड फॉर्म में आता है, और एक फ्यूचर सिंपल टेंस जो विल और फर्स्ट फॉर्म में आता है। बात समझ आ रही है? रही बात और दूसरे टेंसेस, धीरे धीरे हम उन पे भी जाएंगे और हम सिर्फ को समझेंगे नहीं बल्कि उनको यूज में लेंगे। तो ये तो थे टेंसेस जो मैंने आपकी क्लास में अब तक पढ़ाए हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें और भी शेयर की हैं, जैसे हमने थोड़े बहुत मॉडल पे भी ध्यान दिया। मॉडल में कॉमन मॉडल में, मॉडल तो आप जानती होंगे, सुना होगा नाम, में, कैन, कुड, शेयर, शुड, ये सारी मॉडल है। अब उनमें से मैंने आपको एक बार बताया था कुड के बारे में। कहते हैं कुड का प्रयोग तब करें जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, किसी से भी कोई चीज मांगनी है और आपको लगता है मुझे बहुत विनम्रता से मांगनी है, तो कुड से यूज करेंगे। जैसे मुझे आपसे थोड़ा टाइम चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा कुड आई हैव योर टाइम। क्या कहूंगा? मुझे मान लीजिए ये चेयर चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? इनको पानी की बोतल चाहिए थी तो क्या बोलती? अगर इन्होंने बोलना था, बोला नहीं अलग बात है, लेकिन ये चाहती तो बोल सकती थी, ये मौका था। और ऐसे ही मौके आते हैं लेकिन हमें बोलना होता है हिम्मत करके। मान लो मुझे किसी से माइक लेना है तो कैसे मांगू? मुझे उससे जो है ये मोबाइल लेना है तो मुझे जो है स्केल लेनी है, मुझे नोटबुक लेनी है, मुझे जो है स्पीकर लेना है। तो कभी भी कोई चीज किसी से लेनी हो तो आपको हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट ही करनी चाहिए। तो ये हमने उसमें कुड में पढ़ा। समझ में आया? फिर मैंने आपको कल रिसेंट कैन बताया, वो भी एक मॉडल है और उसके बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई मोटे मोटे तौर पर। आप चाहो तो उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो और वो तब करना जब आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी नजर में तू है, यानी आप उसे तू कहकर पुकार सकते हो और आप उसकी रिक्वेस्ट कैन से कर सकते हो। हालांकि मैं कहता हूं कि खुद से ही करना चाहिए, अच्छा तो वही है। यहाँ पे बात समझ आई? Yes, sir. नंबर 2, आप अगर परमिशन लें वहां भी आपको कैन हेल्प करेगा, वो भी इनफॉर्मल है, ठीक। और नंबर 3, जब आप योग्यता बताएं तब भी कैन आपकी हेल्प करेगा। कल हमने उसी योग्यता पर सेंटेंस बना के दिखाए। जैसे आप किसी से कहते हैं मैं कपड़े सिल सकती हूँ, तो आप बोलते हैं आई कैन स्टिच क्लोथ्स, आई कैन स्टिच क्लोथ्स। आपने किसी से कहा मैं पगड़ी बांध सकता हूँ, हमारे पास कमी किसकी हो रही है? शब्द की हो रही है। वाक्य तो हमारे पास है कैन। याद रखें पगड़ी मतलब टर्बल, ठीक। और बांधने को कहते हैं ड्रैप, ड्रैप। अब बहुत सारे बार कपड़ा बहुत लंबा होता है और उसे लपेट के बांधा जाता है। Yes, sir. तो वो कपड़ा जो लपेट के बांधा जाता है उसको बांधने को बोलते हैं ड्रैप। अब हिंदी में हम उसे पहनना भी बोल देते हैं, बांधना भी कहते हैं। अब उसे अंग्रेजी में तो आपको ड्रैप बोलना है। क्या बोलना है? समझ में आ रहा है? जैसे साड़ी है, साड़ी एक लंबा कपड़ा है, उसे लपेट के ही पहना जाता है, इसलिए साड़ी पहनना क्या हो गया? ड्रैप साड़ी। क्या हो गया? पगड़ी को अंग्रेजी में टर्बन कहते हैं, पगड़ी बांधनी है तो क्या हो गया? ड्रैप हो गया। बात समझ आ रही है? अब आपको लग रहा है आप में क्षमता है तो आप सेंटेंस बनाओ, आई कैन